नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम आपको भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ाएंगे। भारत के संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ाएंगे कि हम देखेंगे कि भारत के संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, कौन से विचार किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेज़ सरकार द्वारा भारत में लाया गया था, भारत में शासन करने के लिए लाया गया था। तो हम यहीं से अपने देश में न्यायपालिका का प्रावधान लेते हैं। न्यायपालिका मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान हम यहीं से लेते हैं। अगला, हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, जिसको कैग भी कहते हैं, हम उसका प्रावधान हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। और लोक सेवा आयोग आदि, जैसे कि हमारी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस UPSC, जो IAS, IPS, IAPS, IFS की परीक्षाएं कराता है। और कई भी CSC जैसे NDA, UPSC के मतलब CDS और कई भी एग्ज़ाम हैं। तो इससे मतलब UPSC जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं में जाता है, जैसे कि IAS, IPS, IFS, हम इसी द्वारा शामिल होते हैं। इसलिए लोक सेवा आयोग भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिससे जो IAS, IPS की परीक्षाएं होती हैं वो इसी के तहत होती हैं, लोक सेवा आयोग के। और हर राज्य का भी अपना अलग लोक सेवा आयोग होता है। जैसे कि आप जानते होंगे, यूपी में UPPSC है, बिहार में बिहार PSC है। तो अपना अलग अलग राज्यों का भी अलग अलग लोक सेवा आयोग है। तो ये चीज़ें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई थी दोस्तों। जैसे कि हम और ये भी बता दें कि भारत में जैसे भारत के संविधान में 395 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, तो उसमें भी 250 से ज़्यादा अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। 250 से ज़्यादा अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। तो भाई, ब्रिटेन से क्या लेना है। ब्रिटेन हमारे देश पे इतना दिन तक शासन किया, मतलब अंग्रेज़ों ने इतना दिन तक हमारे देश पे शासन किया। तो उन्होंने हमारे लिए क्या बनाया था, संसद। मतलब हमारे लिए क्या, पहले उन्होंने अपने लिए बनाया था, वहाँ से उन्होंने शासन करते थे। वो लोग वहाँ से राज करते थे, पूरे देश पे लगान वसूलते थे, कर वसूलते थे। तो वो लोग जो है संसद बनाए थे। तो दोस्तों, संसद मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। हम इसी ट्रिकी वे में अभी आज आपको समझाएंगे। कुछ पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद ट्रिक से बताएंगे कि आपको इसको समझना कैसे है दोस्तों। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से हो गया, अंग्रेज़ों से, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। क्योंकि अंग्रेज़ सरकार हमारे यहाँ हुकूमत करती थी, उन्होंने संसद भवन बनाया है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। उसके बाद रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कि विधि का शासन। विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, वो भी अंग्रेज़ से लिया है। क्योंकि अंग्रेज़ बहुत सारे कानून बनाते थे, बहुत सारे नियम बनाते थे, जैसे IPC वगैरह हो गया। तो ये सब IPC अंग्रेज़ों ने ही बनाया था, 1861 में बनाया था। तो ऐसे ही बहुत सारे कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम दोस्तों, कैबिनेट सिस्टम भी वहाँ पे देखिए मंत्रिमंडल जो प्रणाली है वहाँ पे है, अंग्रेज़ों की है। तो मतलब संसदीय प्रणाली सबसे पुरानी जो है वो अंग्रेज़ों की है। तो इसलिए, और अंग्रेज़ हमारे यहाँ रहे भी हैं, हमारे यहाँ शासन किए हैं। तो उन्हीं से हमने कैबिनेट सिस्टम का विचार भी लिया है अपने संविधान में। अपने संविधान में कैबिनेट सिस्टम का विचार हमने ब्रिटेन से ही लिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बता दिया था, और इसमें मतलब संसदीय जो विशेषाधिकार है, जैसे कि संसदीय विशेषाधिकार है, उनको क्या कहते हैं, लोकसभा स्पीकर को और मतलब उपराष्ट्रपति को, जो चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के, और इन सबको विशेषाधिकार है कि क्या कैसे मीटिंग कब हेल्ड करनी है, जॉइंट सेशन कब बुलाना है। तो इनके पास जो ये विशेषाधिकार है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये सब जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है दोस्तों। क्योंकि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली सबसे पुरानी है, तो इसलिए, और ब्रिटेन हमारे देश पे हुकूमत किया है 1947 तक। तो दोस्तों, इसीलिए हमने संसदीय प्रणाली, और संसदीय प्रणाली में जो विशेषाधिकार होते हैं, कैबिनेट सिस्टम होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ामों में बहुत अहम रहेगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, ये सब एग्ज़ाम में बहुत विशेष रूप से पूछे जाते हैं।
और ये लास्ट वाला है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये भी बहुत विशेष है क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया। तो संसदीय की बात कहीं भी आएगी, संसद की बात कहीं भी आएगी तो आप ब्रिटेन का ही नाम आपको याद आएगा, क्योंकि उन्होंने संसद भवन जो बनाया, आप उसको याद करिए कि संसद भवन किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। तो संसदीय प्रणाली जो थी वो अंग्रेजों की ही थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी यूएसए की। यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो देखिए, इसमें अमेरिका से क्या, अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, मतलब कि वो सबसे पावरफुल देश है। तो उससे हमने, पावरफुल का मतलब आप समझ लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि न्यायिक पुनर्विलोकन, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये न्यायिक समीक्षा हम कहाँ से कर सकते हैं, यूएसए से कर सकते हैं, मतलब यूएसए से ली गई है। तो क्योंकि यूएसए पावरफुल है तो आप उसी से रिलेट करिए कि मतलब पावर, मतलब जुडिशियल के पास बहुत सारी पावर है। तो हम न्यायिक समीक्षा कहाँ से लेंगे, यूएसए से लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लेंगे। ऐसे ही आप रिलेट करके पढ़िए। उसके बाद आता है, जैसे कि मैंने अपने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि संविधान की प्रस्तावना यूएसए से ली गई है, संविधान की प्रस्तावना यूएसए से ली गई है और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मतलब संविधान की प्रस्तावना यूएसए से ली गई है और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोस्तों ये भी याद हो गया। और वहाँ पे राइट्स की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। तो यूएसए में सब अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ते हैं, मतलब उनको फंडामेंटल राइट्स चाहिए, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, मतलब अलग अलग रेसेस के हों, सबको अपना फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। निर्वाचित राष्ट्रपति। अब निर्वाचित राष्ट्रपति की बात आएगी तो आपको इस समय याद आना चाहिए जो बाइडन मतलब सबसे प्रमुख देश है। वहाँ पे देखिए कितने दिन तक चुनाव चला, डोनाल्ड ट्रम्प मतलब कि दो बार इम्पीच्ड हुआ, तो मतलब चुनाव लड़ा हारा, तो मतलब ऐसे ऐसे चुनाव वहाँ पे होते रहे, कई दिन तक वहाँ पे चुनाव चलते रहते हैं। तो आप निर्वाचित मतलब कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा हमारे देश में, वो वहीं से लिया गया। क्योंकि और किसी देश में, आप नज़दीकी देशों में देखेंगे, मतलब जो कि हमसे ज़्यादा जुड़े हुए देश मतलब मानते हैं, अपने से लगे हुए, तो अमेरिका हो गए, मतलब जो हमसे जुड़े का मतलब ये नहीं कि हमारी जिनसे बॉर्डर मतलब शेयरिंग होती है, ये मतलब कि जैसे जिनसे हमारे ज़्यादातर समझौते रहते हैं, तो मतलब प्रमुख देशों से। तो आप जैसे यूके के देख लीजिए, मतलब ब्रिटेन का दोस्तों, वहाँ पे संसदीय प्रणाली तो है, लेकिन वहाँ पे राजा मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो सबसे प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट, वो क्या कहते हैं, वंशानुगत होता है, मतलब कि वो राजा होता है। तो वहाँ पे निर्वाचित होता नहीं है, वहाँ पे रानी का मतलब रानी के परिवार का कोई होता है, मतलब मोनार्ची जो होता है वहाँ पे होता है, क्राउन। और तो हमारे क्या क्या है, हमारे क्या निर्वाचित प्रणाली है। तो हमारे क्या निर्वाचित कहाँ से लिया जाएगा, जब निर्वाचित है कहाँ पे, निर्वाचित है अमेरिका में, तो अमेरिका से ही लिया जाएगा दोस्तों ना। तो निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो होगा यूएसए से होगा। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रपति की बात हमने कर ली, अब आगे हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की भी बात करेंगे। जैसे हमने कहा था कि हम आपको वीडियो के बीच में और वीडियो के अंत में, वीडियो के मध्य में और अंत में आपको मैं कुछ फोटो के माध्यम से समझाऊंगा कि ये चीज़ें क्या कैसे आपको याद रखनी है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मतलब राष्ट्रपति थे जिनके ऊपर 2 बार इम्पीचमेंट लाया गया था। क्योंकि ये जब चुनाव हार गए तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए और ये मतलब अपना जो इनका वाइट हाउस है खाली नहीं कर रहे थे, तो इन पे इम्पीचमेंट 2 बार लाया गया दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इन पर 2 बार महाभियोग चलाया गया। तो ट्रम्प इम्पीचमेंट, मैं इसीलिए मतलब फ़ोटो पे ऐसे कर दिया हूँ, जैसे आपको याद रहे कि इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और दोस्तों खास बात एक और, हमारे देश में इम्पीचमेंट लिया तो गया है अमेरिका से, लेकिन देखिए अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका में इम्पीचमेंट लगा भी है, लेकिन आज तक हमारे देश में कभी भी इम्पीचमेंट किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा है। तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे देश पर कभी भी मतलब किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगा है दोस्तों, और अमेरिका से लिया गया, अमेरिका में लग गया है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ट्रम्प के ऊपर 2 बार लगे थे इम्पीचमेंट, 2 बार महाभियोग उसके ऊपर चलाया गया था, उनके ऊपर 2 बार महाभियोग चलाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कनाडा की बात करते हैं दोस्तों। कनाडा की बात करते हैं तो संघीय प्रणाली वहीं से ली गई दोस्तों।
मतलब संघीय प्रणाली जो है हमारी वो कनाडा से ली गई है। और वहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन, मतलब जब संघीय प्रणाली की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य की बात अपने आप आ जाएगी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता के विभाजन कैसे होना है। तो ये कनाडा से लिया गया है दोस्तों, ये कनाडा से लिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब संघीय प्रणाली, तो संघ में मतलब केंद्र में एक सरकार होगी, राज्य में एक सरकार होगी, तो दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा कैसे होगा कि कौन कितनी पावर शेयरिंग करेगा, ये चीज़ें दोस्तों कनाडा से ली गई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे कि जो रेजिडुअल पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिटेंड की जाती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर पावर रहती है। जैसे इमरजेंसी वो लगा सकता है, वो किसी राष्ट्र मतलब किसी राज्य में 356 के तहत मतलब स्टेट इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो मतलब केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ रहती हैं, थोड़ा अवशिष्ट शक्तियाँ उसके पास हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अवशिष्ट शक्तियाँ। तो दोस्तों ये भी आप याद कर लीजिएगा कि ये कनाडा से लिया गया है, ये कनाडा से ली गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आयरलैंड की। आयरलैंड से आप समझिए आयर मतलब आय, आयरलैंड में आय आ रहा है, आगे आगे आय आ रहा है। तो आय की बात आएगी तो आय का समान वितरण होना चाहिए। हमारे डीपीएसपी में क्या कहा गया है, आय का समान वितरण होना चाहिए, मतलब जो असमानता है उसको कम किया जाए। मतलब ऐसा समान वितरण तुरंत नहीं हो जाएगा, उसको राज्य धीरे धीरे करे, मतलब राज्य धीरे धीरे उसको समान करे कि मतलब जो किसी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो इंडिया में 1% लोग हैं जिनके पास 22% पैसा है। पूरे देश का जो राष्ट्रीय पैसा है वो 22% पैसा 1% लोगों के पास है। तो इसी के इंडिया में कहा गया, मतलब डीपीएसपी में कहा गया है कि टू मिनिमाइज द मनी, मतलब इक्वलिटी इनइक्वलिटी, मनी इक्वलिटी को उसको जो है बैलेंस करना है, मिनिमाइज करना है। जो मनी की इनइक्वलिटी है, मनी की जो इनइक्वलिटी है उसको मिनिमाइज करना है, राज्य सरकार उसको करे, उसके ऊपर कानून बनाए, उसके ऊपर अपना नियम बनाए, जैसे भी वो काम दे सबको काम दे, उस हिसाब से आय की समानता धीरे धीरे लाए और असमानता को ख़त्म करे, असमानता को ख़त्म करे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जैसे कि हमने बताया आय, तो आय आ रहा है तो आय आता है डीपीएसपी में, आय का समान वितरण होना चाहिए, आय की असमानता को कम किया जाना चाहिए। तो ये हो गया डीपीएसपी, ये हो गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन। जैसे कि आप जानते हैं 12 सदस्य हमारी राज्यसभा में वो इसे मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। विभिन्न क्षेत्रों में जिनका उत्तम कार्य रहता है उनको इसमें मनोनीत किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में रंजन गोगोई जी पिछले साल मनोनीत हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड। तो वैसे ही सचिन तेंदुलकर जी मनोनीत हुए थे। तो ऐसे ही लोग मनोनीत होते हैं। 12 सीटें रहती हैं, उसमें से 233 प्लस 12 सीटें मतलब 245 सीटें होती हैं। अभी मौके पे हैं 250 सीटें वैसे हैं, तो उसमें 12 सदस्य जो है मनोनीत होंगे राष्ट्रपति द्वारा। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हमने पीछे आपको इसीलिए आयरलैंड वाले में मतलब बता दिया था कि ये पैसे का मतलब समान वितरण, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पैसा बना दिया है। इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों। मैं थोड़ा पिक्चर्स के माध्यम से सोच रहा हूँ आप लोग को समझ में आए, इसीलिए मैं फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, भाई राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। अमेरिका में जैसे
अलग अलग प्रोविंसेस में उनके जो अलग अलग स्टेट्स हैं, हर जगह वोट पड़ता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। हमारे राष्ट्रपति इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, मतलब कि विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं विधानमंडलों के, उनके द्वारा, और राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं उनके द्वारा, तो इनका चुनाव होता है। तो मतलब हमारे क्या इनडायरेक्टली चुनाव होता है। और तो इसीलिए ये प्रणाली आयरलैंड से ली गई, ना कि अमेरिका से। ये दोस्तों आप अमेरिका से मत सोचिए, क्योंकि अमेरिका में देखिए जनता से चुनाव होता है, अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होता है, सेनेटर का चुनाव होता है, तो वहाँ से वो चुन के आते हैं, फिर राष्ट्रपति का चुनाव उनका हो जाता है। लेकिन हमारे के यहाँ जो विधायक हैं उनसे हो जाता है, विधायक से मतलब विधायक विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद में दोनों आ गए, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं दोस्तों। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं दोस्तों, एक खिलाड़ी का नाम याद आता है, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स, जिसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। तो दोस्तों ये डिग्री बना दी है, तो इसको आप ऐसे थोड़ा मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए थोड़ा, तो ये 8 बन गया, 8 बन गया, मतलब थोड़ा घुमा के ऐसे समझ लीजिए आप, तो ये 8 बन गया, मतलब 368, 360 डिग्री को 368 समझिए। तो 368 में क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन। 368 में क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन। क्योंकि एबी डिविलियर्स मैच फंसा रहे, या मैच मतलब बीच में अटका रहे, रोमांचक रहे, तो उसको वो हिट मार के जिता देगा, मतलब मैच को पलट देगा, मतलब संविधान को बदल दिया जाएगा। मैच को बदल देता है, तो उसी हिसाब से याद कर लीजिए, संविधान को बदल दिया जाएगा। मैं थोड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ जैसे आपको ये याद रहे दोस्तों, इसमें जैसे आपको याद रहे, इसीलिए मैं थोड़ा पिक्चर्स के माध्यम से थोड़ा ट्रिकी वे में ऐसे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे एबी डिविलियर्स की फ़ोटो बना दिया हूँ दोस्तों, आप जैसे देख लीजिए, मिस्टर 316 को कहते हैं। तो वहाँ 360 डिग्री, तो डिग्री को जब 0 से मैच कर दोगे तो 360 मतलब 368 हो जाएगा। 368 आर्टिकल में क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन आपको अफ्रीका से लिया गया, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें हिंदी में यहाँ पे लिखी है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारा कंटेंट रहता है, जैसे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। कुछ भाई बहन रहते हैं जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, कुछ भाई बहन रहते हैं जिनको हिंदी में समझ में आता है, इसीलिए मैं दोनों में अपना पीडीएफ बनाता हूँ। आपको दोनों में समझ में आए दोस्तों, मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जैसे कि आपको और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहें, आपको समझाते रहें, इसी ट्रिकी वे में हम आपको आगे भी समझाते रहेंगे दोस्तों। आप बस विश्वास बनाए रखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे भी हमारे चैनल को शेयर करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस पर हमसे पूछ सकते हैं। जब भी हमको समय मिलेगा हम आपके मैसेज का रिप्लाई तुरंत देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर हम दोस्तों फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस से आपको याद आएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में क्या आया था, 3 शब्द आए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। मतलब कि समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। मतलब कि वहाँ से 3 चीज़ आए थे। अर्थ, मेरा कहने का अर्थ ये है कि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, मतलब वहाँ से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे शब्द आए थे। तो आप वहाँ से 3 शब्द याद कर सकते हैं। और रिपब्लिक शब्द के जो आदर्श हैं, मतलब गणतंत्र के जो आदर्श हैं, रिपब्लिक आइडियल्स हैं हमारे प्रियम्बल में, वो चीज़ें फ्रांस से लिए गई। ये शब्द फ्रांस से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए, ये फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र के आदर्श प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप फ्रांस की बात आएगी तो आप फ्रांस की क्रांति याद करिएगा। फ्रांस की क्रांति में कौन से शब्द आए थे, तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द वहाँ से आए थे। उसके बाद ये 3 शब्द आ गए, उसके बाद आप गणतंत्र याद कर लीजिए, क्योंकि रिपब्लिक से याद हो जाएगा आपको गणतंत्र, तो आप रिपब्लिक याद कर लीजिए।
तीन तो याद ही हो गए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो और आपको रिपब्लिक याद करना है, आप रिपब्लिक याद कर लीजिए। ठीक दोस्तों, ऐसे आपको याद हो जाएगा। मतलब सीधे फ्रांस आएगा तो फ्रांस से आप फ्रांस की क्रांति को याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जैसा भी लग रहा होगा वीडियो, आप कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। कोई भी अगर कोई गलतियाँ होंगी, कोई एरर होंगी, तो आप उसको कमेंट में आप बता सकते हैं। जो भी कमी रहेगी आप उसको कमेंट में बताइए, जैसे कि हम उसको अगले वीडियो में अपने सुधार कर सकें दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जब जैसे मैच होता है, कोई शॉट मारता है, कंगारू लोग हैं, वो लोग अच्छा मैच खेलते हैं, फिर हम लोग कहते हैं ऑसम, ऑसम शॉट, मतलब कि जब भी बैटिंग करते हैं तो ऑसम। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची हो गई, समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची हो गया। तो समवर्ती में सम, मतलब समवर्ती में सम, और ऑसम, ऑस्ट्रेलिया से ऑसम। ठीक है, तो ऑसम से याद आ जा रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है दोस्तों? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है दोस्तों। और अगला, संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान। संसद के सत्र का, जो संसद का संयुक्त सत्र होता है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाती है, उसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो करते हैं। तो संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं पीछे बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का ऑसम, ऑसम शॉट, मतलब कोई खिलाड़ी खेलता है तो वो जब मारता है शॉट तो कहते हैं ऑसम शॉट। तो ऑसम से और समवर्ती का सम, तो आप दोनों का रिलेट कर लीजिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपको कभी कोई चीज़ें ना याद हो, तो आप अगर ऐसे ट्रिकें नहीं बना पा रहे हैं, कोई चीज़ें नहीं बना पा रहे, तो आपको सिंपल सा है, 10 चीज़ें हैं, आपको 4-4 करके याद करना है, 2-2 करके आप याद करिए, टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए। एक तरफ उसके, जैसे संविधान का स्रोत में बता रहा हूँ, तो क्या क्या कहाँ से लिया गया एक तरफ कर लो, किस देश से लिया गया एक तरफ कर लो, 2 आज याद कर लो, 2 कल याद कर लो, उसके बाद 4 हो गए, फिर 4-4 याद कर लो। तो ऐसे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। कोई कमज़ोर नहीं है दिमाग से, जो आपको लगने लगेगा नहीं याद होगा तो आपको लगेगा आप कमज़ोर, कमज़ोर नहीं, बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको किस वे में आप याद कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़रूरत मतलब मायने रखती है। ये नहीं कि दिमाग सबके पास है, दिमाग आप यूज कितना कर रहे हैं ये फ़र्क करता है दोस्तों। और आपको सही गाइडेंस चाहिए, बाकी आप सब अच्छे हैं, आप सब पढ़ने में अच्छे हैं। तो इसी साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बस आपको जब कुछ ना याद हो तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए और धीरे धीरे करके याद हो जाएगी दोस्तों। एक दिन नहीं 10 दिन में याद होगा, और क्या याद होगा ना, आप उसको लिख के याद करिए, याद होगा, अच्छे से लिखिए, आपको ज़रूर याद होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी, जर्मनी की बात आती है तो दोस्तों एक इंसान याद आता है, ये इंसान। अब इस इंसान का नाम तो बताने की ज़रूरत है नहीं, एडोल्फ हिटलर, जान ही रहे होंगे आप। तो इसका नाम आता है, तो ये जब वहाँ पे यहूदियों को मार रहा था या ऐसा कुछ कर रहा था जब, तो मतलब जान लीजिए एक आपात स्थिति थी और वहाँ पे उनका कोई राइट्स नहीं था, फंडामेंटल राइट्स नहीं था वहाँ के लोगों का। तो मतलब वहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स जो थे वो खत्म हो गए थे। जर्मनी, तो जर्मनी से याद करिएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मतलब जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है दोस्तों, तो हमको जर्मनी से क्या याद हो गया, जर्मनी से याद करिएगा हिटलर, हिटलर से याद आएगा आपातकाल, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, क्योंकि वहाँ के लोग मर रहे थे, वो अपना अधिकार नहीं मांग पा रहे थे, इसलिए उनको मार दिया जा रहा था। तो आप वहाँ से याद कर लीजिए जर्मनी, जर्मनी से आपात, मतलब जर्मनी, जर्मनी से हिटलर, हिटलर से आपातकाल, और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो ये चीज़ें जर्मनी से ली गई हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सबसे सब कुछ ले लिया, हर देश से कुछ ना कुछ स्रोत, मतलब वहाँ से सोर्सेस ले लिए। तो दोस्तों अब आप समझिए, रूस भी हमारा अच्छा मित्र देश है। तो रूस नाराज़ हो गया, रूस ने कहा कि हम ऐसे कुछ नहीं लिए, रूठ कर बैठ गया। तो कर्तव्य, रूठ कर मतलब कर्तव्य आ गया इसमें।
और कर्तव्य इसने और भी किया था। 1971 की जो जंग हुई थी हमारी भारत पाकिस्तान की, जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं, बांग्लादेश उसमें नया देश बना 1971 में। तो 1971 में रूस ने हमारी बहुत मदद की थी दोस्तों, क्योंकि अमेरिका भी हमारे खिलाफ था, चाइना भी हमारे खिलाफ था, पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ था। तो उस समय रूस अकेला ऐसा देश था जो हमारे साथ था। तो रूस हमारा मित्र देश है। रूस ने अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए हमने उससे मौलिक कर्तव्य ले लिया। रूस ने हमारे साथ जो कहा हुआ उसका कर्तव्य था, जो उसने कहा था कि मैं आपका संधि प्रस्ताव पे साइन किया था कि 50 साल तक हमारी ट्रीटी रहेगी और भारत पे हमला मतलब हमारे ऊपर हमला, तो उसने अपना कर्तव्य निभाया। तो हमने क्या किया आप समझ लीजिए, हमने उससे फंडामेंटल राइट्स ले लिए, और वो भी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, आई एम सॉरी फंडामेंटल राइट्स मैंने बोल दिया था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमने वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज ले ली, मतलब रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ले ली। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में 51A में है। तो दोस्तों ये हमारे संविधान में था नहीं, हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो दोस्तों इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। जैसा कि आप देख रहे हैं ये USSR के मतलब संयुक्त सोवियत संघ के जो है राष्ट्रपति जी हैं और हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने ट्रीटी पे साइन की थी। इन्होंने 1971 की जंग में हमारा बहुत साथ दिया था, इसलिए हम ये भी समझ लिए कि इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। तो कर्तव्य से आपको याद आएगा कि हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है, तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा ट्रिकी वे में इसलिए समझा रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि आपको कुछ चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, इसलिए मैं इसको वीडियो को लेके आया हूँ कि जैसे आपको कुछ रिलेट कर पाएँ तो वो चीज़ें समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, हमारा यही मकसद है कि आपको समझ में आए, चाहे जैसे समझ में आए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम आपको बता दें कि हमारा PDF का लिंक यहाँ पे है, टेलीग्राम का लिंक कैसे है, आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ। आप वहाँ पे क्लिक करके PDF, मैं भी क्लास ख़त्म होने के बाद PDF वहाँ पे डाल दूँगा, आप PDF वहाँ से ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे मैं पिन कर दूँगा, आपको जैसे ईजिली प्रोवाइड हो जाए। और इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। हम आपको कुछ बता देते हैं, जैसे कि एक हमारा रोज़ का रहता है कि हम एक आपको कोट्स सुनाएं किसी महापुरुष के। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप भी मेहनत करते रहिए, एकदम लगन के साथ तैयारी करते रहिए। आपका जो भी कंपटीशन है, जो भी आपका टारगेट है, ज़रूर आप उसमें सफल होंगे। बस आप इसी के साथ ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हमारे साथ लगकर। हम भी पूरी मेहनत करते रहेंगे दोस्तों, आपको पढ़ाने में, आपको ऐसे ट्रिकी वे में समझाने में। बस आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।